नेक्स्ट जो है मेथड है थर्ड मेथड, और ये लास्ट मेथड है नेशनल इनकम फाइंड करने का। ओके, फोटो इसमें भी जो है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्टेप्स देखेंगे कि अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो हम लोग स्टेप्स कैसे लिखते हैं। थर्ड टाइप का जो मेथड है नेशनल इनकम निकालने के लिए उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। किसी को कुछ पूछना होगा तो बीच में पूछ लेना। और अभी जो है ध्यान से सुनो कि एक्सपेंडिचर मेथड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में आता है कि राइट डाउन द वेरियस स्टेप्स टू फाइंड नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, तो हम कैसे स्टेप लिख के बताएंगे। इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 बोल रहा है क्लासिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनटू, अच्छा चलो इसमें कैमरा ही स्विच ऐसे ही बताते हैं कि क्लासिफाई द इकोनॉमिक्स यूनिट इनटू। इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर मेथड है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कि हमें फाइंड करना है क्या, एक्सपेंडिचर, यानी कि लोगों के जो खर्चे होते हैं। समझ में आया? जब किसी चीज के खर्चे हमें एक्सपेंडिचर फाइंड करनी होती है तो क्या करते हैं हम लोग कि उनके कैसे कैसे कौन कौन से फील्ड में कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है, वो निकालने के लिए हम लोग पहले इकोनॉमिक यूनिट को क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, अब उस इकोनॉमिक यूनिट को क्लासिफाई करने के लिए मेन जो है 4 यूनिट्स होते हैं ऐसे जिन यूनिट्स में हमें इकोनॉमिक को क्लासिफाई करना होता है। एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। ये हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है हाउस होल्ड में, जैसे कि हम लोग जो होते हैं, जो हम लोग कोई प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई ना कोई तरीके का खर्चा करते रहते हैं, तो जो इसमें हम लोग जो कॉमन लोग आते हैं ना, उसमें क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है। हाउस होल्ड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जो लोग गवर्नमेंट नहीं होते हैं, जो लोग फर्म नहीं होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, हाउस होल्ड होते होंगे। दूसरा एक सेक्टर इकोनॉमिक यूनिट होता है क्या, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कभी भी एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि खर्चे करती है, स्पेंड करती है मनी को, तो वो सेक्टर वो यूनिट होती है गवर्नमेंट यूनिट। उसमें सारी गवर्नमेंट को पता ही है कि गवर्नमेंट कौन होता है, उनके जितने भी एक्सपेंडिचर आते हैं, तो एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। दूसरा तीसरा होता है थर्ड, फर्म। फर्म्स में कौन कौन चीजें आती हैं, फर्म्स में वही होती हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, कंपनीज होती हैं, है ना, बिजनेस यूनिट्स होते हैं, फर्म होता है। जैसे कि हो गए अंबानी हो गए, इनकी जो कंपनी है रिलायंस हो गई, वो हो गई टाटा कंपनी हो गई, ये सारी क्या हो गए, फर्म्स हो गए। फोर्थ होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो चीजें आती हैं जो हम अपने कंट्री को छोड़ के फॉरेन कंट्रीज में जितनी भी चीजों का एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी चीजें वहां से हम लोग अगर कुछ परचेज कर रहे हैं तो हमें क्या हुआ, खर्चा ही हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। इंपोर्ट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट करा रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ही मेनली क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है। क्योंकि हम लोग जब भी विद इन द कंट्री के बाहर बात करते हैं, यानी आउटसाइड द कंट्री की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें किस में आती हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आती हैं। क्योंकि उन्हीं के साथ हम लोग फिर मेरे कंट्री के बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही चलती हैं, अपनी कंट्री को छोड़ के बाकी की जितनी भी चीजें कंट्रीज होती हैं, चाहे वो नेबरिंग हो या कहीं की भी हो, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कैटेगरी में आती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि ये हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन 4 इकोनॉमिक यूनिट्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग जब वो मेथड लगाते थे तो हम क्या निकालते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालते थे। सेम तरीके से हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में भी क्या करेंगे, जब हम लोग ये मेथड लगा के, यानी कि जो इसमें फॉर्मूला होता है वो लगा के सॉल्व करेंगे, तो ये निकलेगा क्या, हमारा जीडीपी एट एमपी निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ही निकलेगा इस वाले में भी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि एक्सपेंडिचर मेथड में भी जीडीपी एट एमपी निकलता है, और दूसरा निकलता था वैल्यू एडेड मेथड में भी जीडीपी एट एमपी निकलता था। और इनकम मेथड में क्या निकलता था, कोई बता सकता है? इनकम मेथड में क्या निकलता था, डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम क्या बोलते थे, एनडीपी एट एफसीएफ। बिल्कुल।
NDP@FC बोलते थे इनकम मेथड में। तो ये वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद रहे कि हम जो मेथड लगा रहे हैं उस मेथड से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद हमें कन्वर्जन के टूल्स तो याद ही हैं कि डेप्रिसिएशन, NFIU, NIT का कैसे यूज करना होता है। तो हम कन्वर्जन टूल लगा के उसको नेशनल इनकम में चेंज कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये याद रहे कि क्या मेथड से कौन से वाला निकल रहा है, क्या टर्म निकल रहा है। ठीक है, एग्रीगेट कौन सा एग्रीगेट निकालना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में GDP@MP निकलता है, और GDP@MP निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है, कुछ चीजों को ऐड करना पड़ता है। क्या चीजें होती हैं जिन्हें ऐड करना पड़ता है? तो सबसे पहला जब हम इकोनॉमिक यूनिट क्लासिफाई किए थे उसमें लिखा था हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है कि फर्स्ट एक्टिविटी जिन्हें ऐड करना पड़ता है वो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट यहाँ पे बोला है यानी कि लोगों से रिलेटेड है। ये जो हाउस होल्ड वाले लोग हैं उनका जितना भी कंजप्शन करने पे एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, कंजप्शन करने के लिए, क्या कंजप्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करने के लिए प्राइवेट लोगों का जितना, यानी कि प्राइवेट मतलब हाउस होल्ड को बोला गया है यहाँ पे, उनका जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा यानी कि खर्चा आएगा उसे बोलते हैं क्या, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि फाइनल कंजप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। मतलब कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनका कंजप्शन करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं और फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं यानी कि इसके अंदर इंटरमीडिएट वाली चीजें इंक्लूडेड नहीं है ना, इंटरमीडिएट वाली चीजों को हटा दिया गया है। ठीक है, सेकेंड जो टर्म आता है वो होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अभी जब हम लोग इसका एकदम स्टेप बाय स्टेप मेथड पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी स्टेप में पहले देख लेते हैं कि क्या है। सेकेंड मेथड आता है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये वाला सेक्टर पढ़े थे कि दूसरा सेक्टर गवर्नमेंट वाला होता है। तो गवर्नमेंट जो होती है जितना भी कंजप्शन करने के लिए एक्सपेंडिचर करती है यानी खर्चे करती है, उन सारे एक्सपेंडिचर को भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी ऐड करते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है यानी कि खर्चा होता है उनको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। थर्ड हमारा टाइप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में को एक अदर नेम से बोलते हैं जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नाम से भी बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है, इसको हम लोग एक जगह पे और पढ़ चुके हैं पहले पीछे, किसी को याद है? ये टर्म पढ़े थे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं याद है? हाँ, कोई नहीं बोलेगा फिर से। कहीं पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़े थे हम लोग? नहीं पढ़े थे तो चलो मतलब पढ़ याद नहीं है तो चलो ऐसा सुन लो। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जितना भी फर्म्स जो होती हैं, ये फर्म्स जो होती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए यानी निवेश करने का कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट से ये याद रखना है कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है जैसे कि शेयर में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर में, उनकी बात नहीं हो रही है। जो उनके जो क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उसमें, और जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जितना भी ये तरीके का खर्चा करते हैं, कौन लोग करते हैं, फर्म्स लोग करते हैं, वो सारे को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या उसका अदर नेम होता है क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फोर्थ जो होता है जिसे हम ऐड करते हैं GDP@MP निकालने के लिए, वो होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, और ये x माइनस एम का मतलब होता है, x मतलब होता है क्या, एक्सपोर्ट, और m माइनस m का मतलब होता है इम्पोर्ट। मतलब इसका सिंपल सा टर्म है, नेट लिखा हुआ है यानी कि किसी चीज का डिफरेंस है, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है यानी कि एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस करेंगे तब जाके नेट एक्सपोर्ट निकलेगा। मतलब हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है और जितना इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम है। अगर नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव में आता है इसका ये मतलब होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा क्या, नेट एक्सपोर्ट। तो इन चारों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे, कौन से चारों टर्म को,
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। तो हमारा निकलेगा क्या, जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इन चारों को हमें ऐड करना है, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। जब जीडीपी एट एमपी निकल गया, अब उसे नेशनल इनकम में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, जीडीपी एट एमपी है, यानी ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए एनएफआई ऐड करेंगे, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए माइनस एनआईटी कर देंगे। समझ में आया ये वाली बात? यस मैम। कोई कंफ्यूजन है स्टेप्स में? अभी इसे एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसके अंदर ये जो टर्म है इसको हम लोग निकालते कैसे हैं और इसे फाइंड कैसे करना है, वो तो बात की बात है। पहले ये इसमें कोई प्रॉब्लम हुई कि जीडीपी एट एमपी निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से, जीडीपी एट एमपी निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से, और जो है हमें उनको पहले यूनिट्स इकोनॉमिक यूनिट्स में डिवाइड करना होता है, उसके बाद जो है प्राइवेट इनका जो एक्सपेंडिचर है उसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, फर्म्स के एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक्सपेंडिचर जो होता है वो नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। उसके बाद ये निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अगर एक्सपेंडिचर मेथड से हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं उसके। प्रिकॉशंस में है सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे कि वी शुड नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ऐसा प्रिकॉशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई भी खर्चा कर रहे हैं, तो उसको हमें नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करना होता है, क्योंकि ये सेकेंड हैंड गुड है। जब इसको हम फर्स्ट टाइम परचेज किए थे तब हम इसके ऊपर ऑलरेडी खर्चा कर चुके, मतलब उसके एक्सपेंडिचर को हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके थे नेशनल इनकम के अंदर। इसीलिए जब ये दोबारा से सेकेंड हैंड गुड रहेगा, उसका कुछ परचेज करेंगे, तो उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर आएंगे, हमारे खर्चे आएंगे, स्पेंड करेंगे, वो चीजें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? इस बात का ध्यान रहे। फिर सेकेंड वाला पॉइंट लिखा है वी शुड नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट भी हमें पता है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि फाइनल वाला तभी निकलता है जब उसमें से इंटरमीडिएट, यानी कि वो जो ऑलरेडी ऐड होता गया है वो माइनस कर देते हैं उसे। तो हमें ये पता है कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो रॉ मटेरियल पे लग रहा हो, जो उसके इंटरमीडिएट गुड्स हो, उसके ऊपर जो भी खर्चे आते हैं वो सारे चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद है थर्ड वाला, वी शुड नॉट इंक्लूड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अभी जस्ट हमने बताया यहाँ पे कि जो फर्म्स होती है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, उस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो अगर कहीं पे मान लो पैसा लगा के, बॉन्ड्स लगा के या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट को हमें इंक्लूड नहीं करना है जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में हो, है ना। हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में उन चीजों को लेना है जो इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स में, मशीनरीज में, इक्विपमेंट्स में, इन चीजों में जब पैसे लगाती है, या स्टॉक्स में जब पैसा लगाती है फर्म्स, उन इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करना है, ना कि शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर वाले इन्वेस्टमेंट को। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नो मैम, नहीं क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग अभी तक अपने लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में यही समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना मतलब कहीं पे पैसा लगाना ताकि वो पैसा लग के हमें कहीं प्रॉफिट मिले। तो अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट, और एक इन्वेस्टमेंट होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज, जो कैपिटल गुड्स होती हैं, जो फर्म्स होती हैं अपने फैक्ट्री के लिए, अपने जो भी इंटरप्राइज होती है उसके लिए जो कैपिटल गुड्स खरीदती है, जैसे कि लैंड हो गया, मशीनरीज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए ना, तो ये जैसे एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल गुड्स के, उन इन्वेस्टमेंट को हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर कैलकुलेट करना है, ना कि हमें जो शेयर्स में लगाते हैं इन्वेस्टमेंट, जो डिबेंचर्स में लगाते हैं, जो बॉन्ड्स में लगाते हैं, फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल मतलब जो पैसा हम लोग लगाते हैं, मनी की बात करें,
जो मॉनेटरी टर्म्स में पैसा लगाते हैं उसकी उस इन्वेस्टमेंट को हमें इसमें नहीं लेना है। हमें सिर्फ जो कैपिटल गुड्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं और जो इन्वेंटरी स्टॉक्स होते हैं, यानी कि जो क्या करते हैं रॉ मटेरियल्स वगैरह जुटाते हैं, इसको भी हम लोग आगे और एक डिटेल में पढ़ेंगे। बस याद रखो कि जो फाइनेंशियल एसेट हैं इन सबको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। यस मैम। मैम इसका एक हो सकता है कि जैसे हम लोग किसी एप्स में लगाते हैं अपना मनी। एप्स में लगाते हैं, एप्स अगर ऐप में लगाए हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए काम आता है। ऐप में पैसा लगाने का मतलब ये नहीं होता है। किस तरीके की ऐप की बात कर रही हूँ, अगर हम जैसे कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना, मान लो ये टीचिंग की सर्विस है और टीचर जो है अपना पढ़ाने के लिए कोई अपना ऐप बनाया, तो वो उसके लिए कैपिटल गुड होगा क्योंकि वो उस ऐप को यूज करके पढ़ा रहा है। और अगर तुम किसी इस तरीके की ऐप की बात कर रही हो जहाँ पे हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उन ऐप में अब हम अगर पैसा लगा रहे हैं शेयर्स खरीदने के लिए, म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए, तो यस मैम। वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है जो कि हम लोग उसमें शेयर खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, वो सब फाइनेंशियल एसेट हुआ। वो मेरा इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा रहा है लेकिन वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर कोई ऐसा ऐप बनवाने के लिए हमने पैसा लगाया जिससे हम अपना प्रोडक्शन या सर्विस और फैला सकते हैं, तो वो मेरा कैपिटल गुड हुआ। समझ में आई बात? यस मैम। अच्छा, फोर्थ क्या है प्रिकॉशन? एक्सपेंडिचर ऑन गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड सिंस दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स। हाँ, क्योंकि पता है हमें गिफ्ट्स होते हैं, डोनेशंस होते हैं, ये सब वन साइडेड यूनिलेटरल पेमेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसफर पेमेंट होते हैं। और किसी भी तरीके का ट्रांसफर पेमेंट जो होता है वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता है ना। सिर्फ फैक्टर इनकम जो इतनी मेहनत की कमाई होती है वो वाली इंक्लूड होती है, ट्रांसफर पेमेंट जैसे फ्री वाली कमाई जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड रोटेट करने में। चलो ठीक है, दिख रहा है सबको? यस मैम। अच्छा ठीक है। अब क्या है कि एक्सपेंडिचर मेथड के क्या फ्लो चार्ट होता है, कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे एक्सप्लेन मतलब समझते हैं कि क्या हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी, तो उसमें हम कौन कौन से टर्म्स को इंक्लूड करेंगे। अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट वे में क्या क्या चीजें रहती हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करना है एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है। फिर जो है सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि चार चीजों को प्लस करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए। वो चार चीजें क्या होती हैं? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट होती है। यही चारों चीजें होती हैं जो पीछे हम लोग ऐड कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप क्या निकालने के लिए, जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है वो समझते हैं। अभी तो ये पता चल गया है जितने भी हाउस होल्ड होते हैं वो अपने फाइनल कंजप्शन करने के लिए जितने भी तरीके के खर्चे करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि समझ सकते हैं 99% ऑफ द टाइम क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता है, तो हमें ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है अलग से चीजों को ऐड करके, ठीक है। मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा, फाइनल वर्ड भी देखना, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है ये हमेशा डायरेक्टली दिया रहता है। अगर बाई चांस ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, एक आध परसेंट का चांस होता है ऐसा कि मान लो ये डायरेक्टली नहीं दिया होता है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे देखते हैं। क्योंकि ये प्राइवेट यानी हाउस होल्ड की बात कर रहा है, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर का जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, अब मान लेते हैं कि किसी की पर्सनल कोई इनकम है ना, इसको हम पर्सनल इनकम और पर्सनल कभी कभी डिस्पोजेबल इनकम के नाम से भी दिया जाता है। डिस्पोजेबल मतलब जो जिसको हम रेडी हो खर्चा करने के लिए, तुरंत ही रेडी हो इसको किसी चीज को खर्च करने के लिए।
किसी की पर्सनल इनकम है, मान लो हम तुम्हें पर्सनल इनकम तुम्हारी बताते है कि 100 रुपीज है तुम्हारी पर्सनल इनकम, उस 100 रुपीज में से साल के आखिरी में तुमने जो पर्सनल सेविंग की है वो सिर्फ 20 रुपीज की है। तो क्या कोई बता सकता है कि मेरी पर्सनल इनकम थी 100 रुपीज और मेरी पर्सनल सेविंग थी साल के लास्ट में 80 रुपीज, 20 रुपीज, तो कितना हमने एक्सपेंडिचर किया होगा गुड्स एंड सर्विसेज पे पूरे साल के दौरान पे? फिर से बोलो रोहित। 80 रुपीज, क्योंकि मेरी इनकम थी 100 रुपीज और साल के लास्ट में मेरे पास सेविंग यानी मेरे पास जो बचत हुई है वो कितने रुपए की हुई है? 20 रुपीज की हुई है। इसका यही मतलब है कि 80 रुपीज का हमने क्या कर दिया होगा? खर्चा कर दिया होगा, क्योंकि था तो 100 रुपीज और सेविंग कर पाए बस इतना, तो यानी जो पैसा बीच में बचा यानी 80 रुपीज बचा वो क्या हो गया? मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में चला गया। इसका मतलब है अगर डायरेक्टली नहीं दिया होगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो हम क्या करेंगे? पर्सनल इनकम में से पर्सनल सेविंग को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का कितना हुआ है। ये वाली बात समझ में आई? नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये वाला कोई पार्ट भी जो है ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी डायरेक्टली मोस्टली दिया रहता है, डायरेक्ट दिया रहता है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करने का बहुत ही कम वो आता है, चांस आता है। लेकिन बाई चांस अगर हमें कैलकुलेट करना हुआ तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। अब गवर्नमेंट होती है वो अपना काम करवाने के लिए जितने भी तरीके का खर्चा करती है, जैसे कि क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रही है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसा खर्चा कर रही है ना। ये गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी तरीके का खर्चा, जो भी गवर्नमेंट किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर करती है, वो सारे एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपेंडिचर जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब कुछ हमें इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड करना है। ये वाली बात समझ में आई? गवर्नमेंट का जितना भी तरीके का एक्सपेंडिचर होगा उसके गुड्स एंड सर्विसेज पे अगर अलग से नहीं दिया रहेगा ये पूरा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिख के, जितना भी हमें क्वेश्चन के अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दिखेगा वो सारी चीजों को हम अगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये समझ में आया? बोलो। यस मैम। ओके यस मैम। ठीक है, सिर्फ 2-3 लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी लोग तो बस बैठे हुए हैं और छोड़ छोड़ के भाग भी जा रहे हैं। भागो। फिर उसके बाद ना थर्ड वाला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ही पूरा इस पूरे एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे ज्यादा रोल इसका होता है, तो ये बाद में पढ़ेंगे, वैसे भी आज अभी टाइम ओवर हो रहा है, 12 बजे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आज फोर्थ वाला टाइप होता है क्या? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हम क्या बोले थे, क्या होता है? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना, जिसका शॉर्ट फॉर्म यही होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स भी लिखते हैं, इंपोर्ट को एम भी लिखते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि जब भी हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। इसमें कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है, ये बस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा एक्सपोर्ट की वैल्यू ये है, इंपोर्ट की वैल्यू ये है। अगर नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट नहीं दिया है तब हमें एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके नेट एक्सपोर्ट निकालना पड़ेगा और ये भी ऐड कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए नेट वैल्यू तो दी रहती है लेकिन ये एक्सपोर्ट की ना देके इंपोर्ट लिखा रहता है यहाँ पे, कि नेट एक्सपोर्ट नहीं लिखा रहेगा, नेट इंपोर्ट लिखा रहेगा। इसका बस यही मतलब होता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, है ना। तो अब एक बात याद रहे कि एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट रहता है तब हम ऐड करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको कहीं पे भी नेट इंपोर्ट दिख जाएगा तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे, उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए नेट एक्सपोर्ट की जगह अगर नेट इंपोर्ट लिख के दे दिया तो इंपोर्ट वाले को हम माइनस करेंगे। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लो सारे लोग, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व मैम एक करते बार फिर से।
अच्छा ठीक है, एक बार फिर से, क्योंकि ये नेट एक्सपोर्ट है, इसे हम ऐड करते हैं। एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का ये मतलब है कि डिफरेंस है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, इंपोर्ट की वैल्यू कम है, तब हम इसे ऐड कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट ना लिख के नेट इंपोर्ट लिख के दे देता है, इंपोर्ट, तो इंपोर्ट जब भी वर्ड देखेंगे नेट इंपोर्ट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसको प्लस करने की बजाय उसको माइनस करेंगे। जो हम लोग ये तीनों चारों टर्म्स, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हम नेट इंपोर्ट वाली वैल्यू को प्लस ना करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि हम दूसरों के यहाँ से मंगा ज्यादा रहे हैं, है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। समझ में आई बात? यस मैम। अच्छा ठीक है। फिर जो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम लोग 12 बजे कंटिन्यू करेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मेथड में, क्योंकि यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी तो चीजें इजी डायरेक्टली दी रहती है। ठीक है, और हम इसके फोटो भेज देते हैं अभी तुम्हें, और कुछ क्वेश्चंस के भी फोटो भेज देंगे, उसे नोट कर लेना, क्योंकि फिर हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस। क्लास ओवर कर रहे हैं।